जी नमस्ते। मैं कृषांगी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो सादत हसन मंजू द्वारा लिखा गया नाटक लाइसेंस है, जिसमें सूत्रधार और निर्देशक है विजय सिंह और कलाकार है कृषांगी पटेल और शिवा तोमर। धन्यवाद। अब्बू कोचवान बड़ा ही छेल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर का नंबर 1 था। वो कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके कुछ लगे बंदे ग्राहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए की आमदनी हो जाती थी, जो कि अब्बू के लिए काफी थी। बाकी कोचवानों की तरह उसको नशा पाने की आदत भी नहीं थी। साफ सुथरे कपड़े पहनना और हर वक्त मां के बने रहने का उसको बेहद शौक था। शहर की किसी सड़क से जब उसका तांगा घोड़ा घुंघरू बजाते हुए गुजरता तो लोगों की निगाहें खुद ब खुद उस तरफ जाती। लोग कहते, वो देखो बाका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस शान से बैठा है। लोगों की निगाहों से अब्बू जब ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में बाका खम पैदा हो जाता। उसके घोड़े की चाल और अधिक आकर्षक हो जाती। उसने अपने घोड़े की बांधे कुछ इस तरह पकड़ी होती थी मानो उन्हें पकड़ने की जरूरत ही ना हो, जैसे घोड़ा खुद ब खुद चला जा रहा हो। वो और उसका घोड़ा चुन्नी ऐसे लगता था जैसे दोनों एक ही हो, बल्कि पूरा तांगा एक हस्ती हो। एक दोपहर को अब्बू वृक्ष की छाया में तांगे पे बैठा ऊँग रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज, वीरा। अब्बू ने मुड़कर देखा तो तांगे के पास एक औरत खड़ी थी। अब्बू ने मुश्किल से उसको एक नजर देखा था कि उसकी तीखी जवानी अब्बू के सीधे दिल में उतर गई। तो वो 15-16 बरस की एक लड़की थी, दुबली पतली सी लेकिन मजबूत, सांवला सा लेकिन चमकीला, सीधी मांग, पतली नाक, कानों में चांदी की बालियां और सर पे चदरिया। स्टेशन का क्या लोगे? कुछ नहीं। क्या लोगे स्टेशन का? तुझसे क्या लेना भाग भरिए, चला बैठ ना तांगे में। कैसी बातें करते हो? अरे चला अब बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू दे देगी। जल्दी ले चल स्टेशन को। बड़ी जल्दी है तुझे सोनिए। हाय हाय तू तो। चल बेटा चुन्नी। चला। स्टेशन नहीं आया अभी तक। आ जाएगा, और वैसे भी तेरा मेरा स्टेशन एक ही तो है। क्या मतलब? अरे क्या तू इतना भी नहीं समझती कि तेरा मेरा स्टेशन उसी वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने पहली बार तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा ये गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की की आंखें साफ बता रही थी कि वो अब्बू का मतलब समझ चुकी है। उसका चेहरा यह भी बता रहा था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना है, मगर वो इस उलझन में थी कि अब्बू सजीला तो है, लेकिन क्या वो वफादार भी है? क्या उसके लिए अपना स्टेशन छोड़ दे जहां से उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी होगी? क्या सोच रही है भाग भरी है?
दे दे अपनी बागी मेरे हाथों में। छोड़ भी दे। ये तांगा घोड़ा जो मुझे अपनी जान से भी अधिक प्यारा है, मैं ये सब बेच दूंगा और तेरे लिए सोने की कड़ी बनवाऊंगा। मैं खुद फटे पुराने कपड़े पहनूंगा मगर तुझे शहजादी बना करूंगा। कसम खुदा की, जिंदगी में तो मेरा पहला प्यार है। अगर तू मुझे ना मिली तो मैं तेरे सामने अपना गला काट दूंगा। न जाने क्या हो गया था मुझे। चलो तुम्हें स्टेशन छोड़ाता हूँ। नहीं, तुम मुझे हाथ लगा चुके हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? भाग भरिए, आपको अपनी जान दे दे। तो ये लो मेरा हाथ। कसम अपनी जवानी की, अब वो तेरा गुलाम है। अगले दिन उन दोनों का निकाह हो गया। वो गुजरात की एक मोचन थी, नाम इनायत यानी नीति था। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने अपना तांगा घोड़ा बेचकर तो उसके लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए थे, मगर अपनी जमा पूंजी से उसके लिए सोने की बालियां खरीद ली थी। दोनों जवानी की मस्तियों में डूबे हुए थे, गाते थे, हंसते थे, एक दूसरे की बधाई लेते थे। एक महीना इसी तरह गुजर गया था कि अचानक एक दिन पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अपहरण का मुकदमा चला क्योंकि नीति नाबालिग थी। अदालत में नीति अटल रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हुई। मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जीतती रहे। मैंने तांगा घोड़ा दीने के सपुर्द कर दिया है, उससे किराया वसूल करते रहना और अपना ख्याल रखना। नीति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वो उनके साथ नहीं गई। थक हार कर उन्होंने नीति को अपने हाल पर छोड़ दिया। नीति अब अब्बू के घर पर अकेली रहने लगी। शाम को दीना आता, 5 रुपए का किराया अदा कर जाता, उससे नीति का घर चल जाता। हफ्ते में एक बार अब्बू और नीति की जेल में मुलाकात हो जाया करती, जो कि उन दोनों के लिए बहुत ही संक्षिप्त थी। नीति के पास जो भी जमा पूंजी थी वो अब्बू को जेल में आराम पहुंचाने में खर्च हो गई। जेल में अब्बू ने नीति के बुच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, नीति, तुम्हारी बालियां कहाँ गई? वो गुम हो गई। तुम मेरा ना इतना ख्याल मत रखा करो। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। नीति ने कुछ न कहा। मुलाकात का वक्त पूरा हो चुका था। वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई, मगर वो घर जाकर बहुत रोई, घंटों आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की तबीयत अब लगातार गिरती जा रही थी। तंदुरुस्त अब्बू
अब घुल घुल कर आधा होता जा रहा था। नीति को लग रहा था कि उसकी जुदाई का गम अब्बू को खाए जा रहा है, लेकिन उसे मालूम न था कि अब्बू टीबी का मरीज है। ये बीमारी उसे विरासत में मिली थी। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त था, लेकिन इस बीमारी ने उसे भी दबोच लिया। अब्बू का भाई वो भी कड़िया जवान था, लेकिन उसे भी इस बीमारी ने भरी जवानी में दबोच लिया था। खुद अब्बू इस बात से अनभिज्ञ था। अतएव जेल के अस्पताल में जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मैं तुमसे कभी शादी न करता, तुम्हें कभी अपनी बीवी न बनाता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, हो सके तो मुझे माफ करना। और देख, मेरी एक निशानी है, मेरा तांगा घोड़ा, उसका ख्याल रखना। चुन्नी बेटे के सिर पर हाथ करके कहना कि क्या बोले अब्बू, 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 अब्बू मर गया। नीति का सब कुछ मर गया। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। मगर वो हौसले वाली औरत थी। उसने यह सदमा भी जल्दी ही बर्दाश्त कर लिया। घर पे दिन भर अकेली पड़ी रहती। शाम को दीना आता, 5 रुपए अदा करता और दम दिलासा देता। भाभी, खुदा के सामने किसी की नहीं जलती। अब्बू मेरा भाई जैसा था, आप फिक्र मत करो। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। शुरू शुरू में तो नीति नहीं समझी, लेकिन जब अब्बू की इद्दत के दिन पूरे हो गए तो दीना ने साफ लफ्जों में नीति से कहा, अब्बू तो अब रहा नहीं, अकेली कैसे रहोगी? अपना गुजारा कैसे करोगी? जवान भी हो, मुझसे शादी कर लो। भाई दीना, मुझे शादी नहीं करनी। उसी दिन से दीना के रवैये में फर्क आ गया। पहले वो रोज 5 रुपए का किराया अदा करके जाता था, अब कभी 4 देने लगा तो कभी 3, कभी कभी 2-3 दिन गायब ही रहता। बहाना ये कि तबीयत खराब थी या टांगे का कोई पुर्जा खराब हो गया, इसलिए जोत न सका। जब पानी सर से ऊपर से निकल गया तो नीति ने दीना से साफ लफ्जों में कहा, भाई दीना, अब तुम तकलीफ ना करो, टांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी टालम टोल के बाद दीना ने मुंह बनाते तांगा सुपुर्द कर दिया। नीति ने वो तांगा अब्बू के दूसरे दोस्त को दिया। उसने भी कुछ दिन बाद शादी की पेशकश कर दी। नीति ने उसे भी इनकार कर दिया और तांगा उससे भी वापस ले लिया। फिर नीति ने तांगा एक अनजान कोचवान के हवाले किया। उसने तो हद ही कर दी। एक दिन किराया अदा करने पहुंचा तो शराब के नशे में धुत था। मौका देखकर नीति की असमत पर हाथ डालने की कोशिश की। निकलो यहां से, दोबारा जगह भी मत आना, जाओ। नीति ने उसे भी काम से हटा दिया।
अब 8-10 रोज तांगा घोड़ा बेकार तबेले में खड़ा रहा। घास पानी का खर्च अलग, तबेले का किराया अलग। नीति बड़ी उलझन में थी। कोई उससे शादी की पेशकश करता तो कोई उसकी असमत पर हाथ डालता, बाहर निकलती तो लोग उसको बुरी निगाहों से देखते। नीति समझ नहीं पा रही थी क्या करे। वो सोच सोच के पागल हो रही थी। एक दिन बैठे बैठे उसके दिमाग में विचार आया, क्यों ना तांगा मैं खुद ही जोत लूं। जब वो अब्बू के साथ शहर की सैर पर जाया करती थी तो कभी कभी तांगा खुद भी चलाया करती थी। इसके लिए उसको तांगा चलाना आता था, शहर के रास्तों से भी वाकिफ थी। लेकिन लोग क्या कहेंगे, इसका जवाब भी उसके दिमाग ने ही दे दिया। हर्जी क्या है, औरत मेहनत मजदूरी क्यों नहीं कर सकती, आखिर पेट भी तो हर हाल में पालना ही है। कई दिन बहुत सोच विचार किया और अंत में नीति ने निश्चय किया कि वो तांगा खुद चलाएगी। शहर के बुजुर्ग कोतवालों ने से समझाया भी, मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी, खुद तांगा चलाने लगी। शहर में तहलका मच गया कि एक जवान खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। चारों तरफ इसी बात का चर्चा था। शुरू में तो मर्द सारियां झिझकती थी, लेकिन ये झिझक भी जल्दी ही दूर चल हो गई। बेटा ठीक। अब तांगा 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रहता। उधर से सवारी बैठी, इधर उठी, खूब आमदनी होती थी। कभी कभी तो सवारियां आपस में झगड़ पड़ती थी। मैं जाऊंगा। अरे मैंने पहले बुलाया। आ दो ना खाना वाले। अरे लेकिन बुलाया तो मैंने ना। आ जाऊंगा। मैंने बुलाया पहले। अरे रुको रुको, आप दोनों बैठ जाइए। चल चलिए बेटा। लेकिन निधि महसूस कर रही थी कि लोग सिर्फ उसकी नजदीकियां पाने उसके तांगे में बैठ रहे थे। वो बेवजह उसको इधर उधर फिराते, आपस में गंदे मजाक करते। निधि महसूस कर रही थी कि वो तो खुद को नहीं बेच रही, मगर लोग चुपके चुपके उसको खरीद रहे थे। चल बेटा। क्योंकि वो हौसले वाली औरत थी, इसके लिए वो इन परिस्थिति से व्याकुल नहीं हुई। हुजूर, आपने बुलाया? हाँ, क्योंकि तुम्हारे लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि क्या औरतें तांगा नहीं चला सकती। जनाब, और औरतें तांगा क्यों नहीं चला सकती? नहीं चला सकती और नहीं चला सकती, समझ में नहीं आता। हुजूर, आप मेरा तांगा घोड़ा भी जब्त कर दे, पर मुझे ये तो बताए, औरतें तांगे क्यों नहीं जोड़ सकती? औरतें चलता चला कर अपना पेट पाल सकती है, औरतें टोकरी धोकर रोजी कमा सकती है, औरतें लेनों पे कोयले चुन चुन कर रोटी पैदा कर सकती है, तो फिर मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे इसके अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है। घोड़ा मेरे खालिद का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? हुजूर, रहम करें, मेहनत मजदूरी करने से क्यों रोकते हो मुझे? मैं क्या करूं, बताइए ना मुझे। जाओ बाजार जाके देखो, हाँ ज्यादा कमाई होगी। यह सुनकर नीति के अंदर की जो असल नीति थी वो जलकर राख हो गई। वो वहां से चली गई। घर जाकर औने पौने दामों में तांगा घोड़ा बेचा और सीधे अबू की कब्र पर पहुंच गई। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था, आंखें बिल्कुल सुस्त थी। बड़ी बेरुखी से उसके होठ खुले और उसने अब्बू की कब्र से कहा, अब्बू, आज तेरी नीति कमेटी के दफ्तर में मर गई। अगले दिन वो कमेटी दफ्तर गई
और अर्जी दाखिल कर दी। हुजूर, और उसे अपने जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल चुका था। हाय, मेरा नाम है ध्रुव ठाकुर और मैंने इस प्ले में सवारी और ऑफिसर का रोल प्ले किया। हाय, मेरा नाम है शुभम कुमार शर्मा और मैंने इस कैरेक्टर में 3 चीज रोल की है। पहला सवारी का, दूसरा ऑफिसर का और तीसरा जो कि शराबी का। थैंक यू। जी नमस्ते, मेरा नाम कुशांगी पटेल है और मैंने इसमें निधि का रोल किया है। हेलो, मेरा नाम विजय सिंह है और मैंने इसमें सूत्रधार का किरदार निभाया है। हेलो, मेरा नाम शिवा तोमर है और मैंने इसमें अब्बू कोचवान का किरदार निभाया है। हाय, मेरा नाम अमरीश है और मैं इसमें दीना का रोल किया। हेलो, मेरा नाम विशाल है और मैंने इस एक्ट में इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया। हेलो, मेरा नाम है प्राजक्ता सदावर्ती और मैंने ये एक्ट के लिए साउंड का रोल किया। और हमारे नाटक लाइसेंस के डायरेक्टर है विजय सिंह।